हरे भरे खेत में तीन बहू की ठंडी रसोई। दोपहर की कड़कती धूप में राम, श्याम और रमेश अपने कंधों पर फावड़े और कुदाल रखे सड़क पर धीरे धीरे चल रहे हैं। तीनों के माथे से पसीना बह रहा है और उनके कपड़ों पर धूल जमी हुई है। राम अचानक रास्ते में रुककर कल्लू हलवाई की दुकान से समोसे खाता है। उधर घर पर रामदास पलंग पर लेटे हुए हाँफ रहे हैं और सुमित्रा बैठकर उनके पैर दबा रही है। सुमित्रा, आज गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस टीन की छत के नीचे तो सांस लेना भी दूभर हो रहा है। मेरा सिर बहुत जोर से चकरा रहा है। जरा बहू से कहकर मटके का थोड़ा पानी तो मंगवाओ। हाँ जी, मैं अभी आवाज देती हूँ। सुमित्रा आवाज देकर रागिनी को पानी लाने के लिए कहती है। रागिनी रसोई से पानी लाकर रामदास को देती है। पानी पीते हुए रामदास, हे भगवान, ये कैसा पानी है रागिनी बहू? ये पानी तो इतना गर्म है, इस कड़कती गर्मी में ऐसा उबलता हुआ पानी पिएंगे तो कलेजा ही जल जाएगा। अरे पिताजी, मैं क्या करूँ? हमारे मटके का पानी भी अब ठंडा नहीं रहता। बाहर की गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मटके की मिट्टी भी पूरी तरह तप रही है। तभी कामिनी और जानवी अचानक रसोई से बाहर आती हैं। दोनों के चेहरे पसीने से तरबतर हैं और वो अपनी साड़ियों के पल्लू से हवा कर रही हैं। सुमित्रा दोनों की तरफ देखकर, अरे कामिनी, जानवी, तुम दोनों इस तरह रसोई से बाहर क्यों भाग आए? तुम लोग इतनी घबराई हुई और परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या बताएं माँ जी, हमने सोचा कि जितनी देर में हमारे पतिदेव काम से वापस आएंगे उतनी देर में हम चटनी और मसाले पीसकर तैयार रख ले। उन्होंने सुबह कहा कि वो आते समय ताजी सब्जियां लेकर आएंगे। हाँ माँ जी, कामिनी दीदी बिल्कुल सही कह रही है। हम तो बस तैयारी ही कर रहे थे, लेकिन हमारी रसोई इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी है कि वहाँ 2 मिनट खड़ा होना भी सजा जैसा लग रहा है। टीन की छत पूरी तरह तप रही है। ऐसा लगता है कि इंसान वहाँ बैठकर उबल ही जाएगा। हाँ बहुओं, तुम्हारी बात तो 16 आने सच है। उसी समय राम, श्याम और रमेश अंदर आते हैं। राम के हाथ में एक छोटा सा थैला देखकर रागिनी, कामिनी और जानवी उनके पास आती है। रागिनी राम के हाथ से थैला ले लेती है और अंदर देखते हुए, ये क्या? आप तीनों आज बाजार से सिर्फ दाल और चावल लेकर आए हैं? सुबह तो हमारी कितनी बात हुई थी कि घर में कोई सब्जी नहीं है, तेल मसाला खत्म है। आप लोग इतनी मजदूरी करके भी सिर्फ यही लेकर आए हैं? हाँ, आज सिर्फ दाल और चावल ही लेकर आए हैं। बाजार में चीजें बहुत महंगी थीं और हमारे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं थे, इसलिए जो समझ में आया लेते आए। अब जो मिला है उसी को चुपचाप बना लो और बहस मत करो। श्याम जी, आप जरा मुझे ये बताइए कि आप तीनों के कपड़ों पर ये बड़े बड़े पीले दाग कैसे लगे हुए हैं? ये तो समोसे की चटनी और तेल के दाग लग रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने बाहर बड़ी दुकान पर समोसे उड़ाए हैं? अरे नहीं, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? हम भला बाहर क्यों खाएंगे? वो तो रास्ते में चलते चलते किसी का हाथ लग गया होगा, इसलिए कपड़ों पर थोड़े से दाग लग गए। तुम तो बात का पतंगड़ बनाने लगती हो। रमेश जी, आप लोग झूठ बोलना बंद कीजिए। हमें सब समझ आता है। आप लोगों को कितनी बार समझाया है कि घर का खर्च कितना ज्यादा है। हाँ, आप लोग अपनी मेहनत की कमाई इस तरह बाहर की चीजों में उड़ा देते हो और घर के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। यहाँ बीमार पिताजी के लिए ठंडा पानी तक नहीं है और आप लोगों को बाहर का स्वाद सूझ रहा है। अरे अब तुम तीनों मिलकर कितनी ज्यादा बकवास करोगी? हाँ, अपनी ये फालतू की बातें बंद करो। हम दिन भर खेत में हाड़ तोड़ मेहनत करके आ रहे हैं और घर आते ही तुम लोगों ने पंचायत शुरू कर दी। हमें बहुत भूख लगी है, जाओ जल्दी से दाल चावल बनाओ। आपको भला कैसे भूख लगी होगी? आप लोग तो बाजार से बड़े बड़े समोसे और चाट खा खा कर आ रहे हैं। आपका पेट तो वही भर गया होगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? बाहर थोड़ा बहुत कुछ खा लेने से क्या किसी की भूख मिट जाती है? रात के खाने की जगह वो समोसे नहीं ले सकते। अब चुपचाप रसोई में जाओ और खाना तैयार करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। रागिनी, कामिनी और जानवी भारी मन से और गुस्से में दाल चावल का थैला उठाकर रसोई की तरफ बढ़ जाती हैं। तभी सुमित्रा अपने पति रामदास से, देखा जी आपने, लड़कों ने हमारे पैसे बाहर खाने पीने में उड़ा दिए। अब घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है। अब आप ही बताइए कि मैं कहाँ से आपके लिए ठंडे पानी की बोतल मंगा दूं? कोई बात नहीं सुमित्रा, तुम परेशान मत हो। अब जब किस्मत में ही ऐसा लिखा है तो क्या किया जा सकता है। लाओ, वो जैसा भी गर्म पानी है मुझे वही दे दो। मैं उसी गर्म पानी से ही अपना काम चला लेता हूँ। लाओ। उधर रसोई में चूल्हा जल रहा है। ऊपर टीन की छत सूरज की गर्मी से लाल हो रही है और नीचे
चूल्हे की आंच फैल रही है। रागिनी चावल साफ कर रही है, कामिनी चूल्हा फूंक रही है और जानवी बर्तन निकाल रही है। तीनों पसीने से भीगी हुई बातें करते हुए। देखो रे रागिनी दीदी, ये टीन की छत ऊपर से कितनी बुरी तरह तप रही है। ऐसा लग रहा है कि हमारे सिर के ठीक ऊपर किसी ने अंगारे रख दिए हो। यहाँ इस रसोई में 2 मिनट खड़े होना भी मुश्किल हो गया है। हाँ दीदी, मेरी तो आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। इतनी तेज गर्मी और ऊपर से इस चूल्हे का धुआं। मुझे तो सचमुच बहुत जोर से चक्कर आने लगा है। अगर मैं थोड़ी देर और यहाँ रही तो पक्का गिर जाऊंगी। मेरी पीठ और हाथों को देखो जानवी, इस रोज रोज की गर्मी की वजह से मुझे पीठ पर इतने बड़े बड़े दाने हो गए हैं। रोने और शिकायत करने से ये रसोई ठंडी नहीं होगी। हम तीनों जल्दी जल्दी मिलकर खाना बना लेते हैं और यहाँ से बाहर भागते हैं। नहीं तो अगर ज्यादा देर इस रसोई में रहे तो हम सचमुच उबल जाएंगे। तीनों बहुएं बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी दाल और चावल तैयार करती हैं। रागिनी और कामिनी खाने के बर्तन लेकर बाहर आती हैं और बरामदे में रखती हैं। जानवी अंदर पानी का लोटा लेने के लिए मुड़ती है, तभी वो जमीन पर चक्कर खाकर गिर पड़ती है। सुमित्रा और बाकी दोनों बहुएं दौड़कर उसे उठाते हुए। अरे ये क्या हो गया? जानवी आंखें खोलो। माँ जी देखिए, जानवी तो जमीन पर बेहोश होकर गिर गई। इसका पूरा शरीर तप रहा है। कामिनी तुम इसके चेहरे पर पानी छिड़को, मैं इसे संभालती हूँ। कामिनी जानवी के चेहरे पर पानी छिड़कती है। जानवी होश में आती है तब कामिनी। जानवी लो थोड़ा पानी पियो। जानवी पानी पीती है। तुम एक काम करो, चुपचाप चटाई पर लेट जाओ। अब रसोई का जो भी थोड़ा बहुत काम बचा है वो मैं और रागिनी दीदी खुद ही मिलकर कर लेंगी। तुम अब कोई काम नहीं करोगी। जानवी चटाई पर लेट जाती है। फिर रागिनी और जानवी मिलकर सभी को खाना खिलाती हैं। अगले दिन शाम को रागिनी, कामिनी और जानवी अपने अपने हाथों में स्टील की घाघरिया लेकर घर से बाहर निकलती हैं। रास्ते में उन्हें पड़ोस की 2 औरतें सीता और गीता मिलती हैं। अरे रागिनी बहन, तुम तीनों अपनी अपनी घघरिया लेकर इस समय कहाँ के लिए निकल पड़ी हो? क्या घर का पानी खत्म हो गया है? हाँ सीता बहन, क्या बताएं आपको। हमारे घर का मटका तो दोपहर में ही सूख गया था और जो पानी बचा था वो इतना गर्म था कि पीने लायक नहीं था। इसीलिए हम तीनों पानी भरने के लिए बाहर निकले हैं। हाँ भाई, पानी भरने तो जाना ही पड़ेगा। इस गांव में तो पानी की भी कितनी बड़ी किल्लत हो गई है। अब पूरे इलाके में बस वो एक दूर वाली नहर ही तो सबका सहारा बची है, और वो भी यहाँ से 1 मील दूर है। हाँ गीता बहन, आपकी बात बिल्कुल सच है। इस बार तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चलो भाई, तुम लोग ज्यादा देर मत करो। धूप बढ़ने से पहले तुम सब भी जाओ और नहर से पानी ले आओ, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। रागिनी, कामिनी और जानवी खाली बर्तन लटकाए धूल भरे रास्ते पर चल रही हैं। दूर बहती हुई नहर को देखकर तीनों के चेहरों पर थोड़ी राहत आती है। वो नहर के किनारे पहुंचकर अपने भारी बर्तन जमीन पर रख देती हैं। ओहो, चलते चलते तो पैर टूट गए मेरे। रागिनी दीदी, कामिनी दीदी, जरा पानी भरने से पहले हम सब यहाँ छाव में थोड़ी देर बैठ जाते हैं। इस नहर का ठंडा ठंडा पानी पियेंगे तो जान में जान आएगी। हाँ जानवी, तुम ठीक कह रही हो। यहाँ की हवा भी कितनी ठंडी लग रही है। घर की उस तपती हुई रसोई से तो ये जगह लाख गुना बेहतर है। तीनों बहुएं नहर के ठंडे पानी से अपने हाथ पैर धोती हैं और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती हैं। कुछ देर सुस्ताने के बाद रागिनी उठती है और अपनी भारी गगरी को पानी से भरकर अपने सिर पर रखते हुए। चलो बहुओं, अब बहुत देर हो गई है, शाम ढलने वाली है। अपनी अपनी गगरी उठाओ और वापस घर की तरफ कदम बढ़ाते हैं। घर पर सब लोग पानी का इंतजार कर रहे होंगे। तीनों बहुएं अपनी अपनी गगरियां सर पर रखकर वहां से घर की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में जानवी अपनी जेठानियों से, दीदी, ये पानी से भरी भारी गगरी सिर पर रखकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। जरा कहीं रुककर आराम नहीं कर सकते क्या? जानवी, जरा सामने देखो। वो जो सामने बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा है ना, उसके नीचे हमारे ही तो खेत है। चलो थोड़ी देर उस पेड़ की घनी छांव के नीचे बैठ जाते हैं। तीनों बहुएं पानी के बर्तनों को पेड़ के नीचे रख देती हैं और पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। रागिनी चुपचाप सामने फैले हुए खाली बंजर पड़े खेतों को देखते हुए, देखो कामिनी, देखो जानवी, ये सामने जो सूखी जमीन दिख रही है, ये हमारे ही खेत है। आज ये सिर्फ इसलिए बंजर और गिरवी पड़े हैं क्योंकि हमारे पास साहूकार का कर्जा चुकाने के पैसे नहीं है। अगर ये गिरवी ना होते तो हम इनसे हरी भरी खेती करते। हाँ दीदी, कम से कम खेती करते तो घर को थोड़ा तो सहारा मिलता। लेकिन हमारे पतिदेव तो इतने लापरवाह हैं कि उन्हें किसी बात की चिंता ही नहीं है। कभी मन किया तो मजदूरी पर चले जाते हैं और कभी घर पर बैठकर आराम फरमाते हैं। कामिनी दीदी, रागिनी दीदी, हम क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? अगर हम चाहे तो अभी भी इन खेतों में दोबारा खेती कर सकते हैं। हमें खुद जाकर उस साहूकार से बात करनी चाहिए कि वो ये खेत हमें खेती करने के लिए दे दे। हम मेहनत करके सब संभाल लेंगी। जानवी, तुम्हारी बात में दम तो है। मैं एक किसान की बेटी हूँ। मुझे बचपन से ही खेती का थोड़ा बहुत आइडिया है। मुझे पता है कि मिट्टी को कैसे तैयार किया जाता है।
और रागिनी दीदी, मेरे मायके के गांव में तो एक बहुत बड़ा खाद का प्लांट था। वहाँ पर अलग अलग तरह की जैविक खाद बनती थी। जब हम बच्चे थे तो अक्सर वहाँ खेला करते थे, इसलिए मुझे खाद की बहुत अच्छी समझ है। मैं फसल के लिए बढ़िया खाद का आइडिया दे सकती हूँ। अरे वाह, फिर तो हमारी जोड़ी जम गई। दीदी, मैंने तो कॉलेज में एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई की है। मुझे अच्छी तरह पता है कि पौधों को किस वैज्ञानिक तरीके से लगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है और ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाती है। हम तीनों मिलकर ये कर सकती हैं। बात तो तुम्हारी सब सही है जानवी, हम तीनों मिलकर मेहनत भी कर लेंगी। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि साहूकार से खेत वापस मांगने से पहले हमें घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हमारे पति और सासू माँ क्या हमारी बात मानेंगे? चलो अब बातें बंद करो, शाम ढल चुकी है और अंधेरा होने को है। घर चलकर इस बारे में सीधे माँ जी और पिताजी से बात करते हैं। तीनों बहुएं अपनी गगरी उठाकर घर की तरफ चल पड़ती हैं। घर पहुंचकर तीनों गगरियां रसोई में रखकर हॉल में आकर बैठ जाती हैं। तभी शराब के नशे में चारपाई पर बैठा राम, आ गए तुम तीनों? पानी भरने गई थी या पूरे गांव की सैर करने? इतनी देर लगा दी तुम लोगों ने? हम रास्ते में थोड़ी देर के लिए अपने खेतों के सामने जो पेड़ है वहाँ रुक गए थे। जानवी थक गई थी इसलिए देर हो गई। पूरा दिन बस घूमती रहती हो क्या? ठीक है, चलो जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है। तीनों बहुएं मिलकर घर में बनी सब्जी, रोटी, दाल और चावल लगा देती हैं, जिसे देखकर तीनों भाई गुस्सा होते हुए, हम ये सब नहीं खाएंगे, कुछ अच्छा खिलाओ। एक तो कमा कर ला कर देंगे नहीं, ऊपर से दारू पीकर आ जाते हो और फिर तुम्हें अच्छा खाना भी चाहिए। कहाँ से लाए हम अच्छा खाना? देखो बकवास मत करो, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमें अच्छा खाना चाहिए। बातों ही बातों में बहस बढ़ जाती है और तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को पीटने लगते हैं। तब रामदास उन तीनों पर गुस्सा करते हुए, अरे थोड़ी तो शर्म कर लो। मैं कहता हूँ छोड़ो इन तीनों को, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पिता की बात सुनकर तीनों बेटे दूर हट जाते हैं। तब सुमित्रा, हे भगवान, इन नालायक लड़कों से तो मैं बड़ी परेशान हो चुकी हूँ। एक तो इन्हें घर की कोई चिंता नहीं है, ऊपर से मेरी बहुओं को परेशान करते हैं वो अलग। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन तीनों बहुएं सभी लोगों से बात करते हुए, माँ जी, हम सोच रहे थे कि क्यों ना हम तीनों बहुएं मिलकर अपने उन खेतों में दोबारा काम शुरू करें और सब्जियां उगाएं। क्या तुम तीनों औरतें मिलकर खेतों में काम करोगी? तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? पहली बात तो ये कि खेतों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरी बात, वो खेत साहूकार के पास गिरवी रखा है, वहाँ कैसे खेती होगी? पानी की व्यवस्था तो हम उस दूर बहने वाली नहर से किसी न किसी तरह जुगाड़ करके कर ही लेंगी। लेकिन सबसे पहले जो खेत गिरवी रखे हैं उसके लिए हमें साहूकार से बात करनी पड़ेगी। अगर वो हमें जमीन दे दे तो हम शुरुआत कर सकती हैं। तुम औरतों को कोई जरूरत नहीं है ये फालतू का काम करने की। उन बंजर खेतों से कभी किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। जब दादाजी ने खेत बोए थे ना, तब भी भारी नुकसान हुआ था। जब पिताजी ने बोए तब भी सिर्फ घाटा ही हाथ लगा। हाँ भाई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो खेत गिरवी रखा है तो रखा रहने दो। जैसे तैसे हमारे पास जब पैसे आएंगे हम उसे छुड़ाएंगे और सीधे किसी तीसरे को बेच देंगे, झंझट ही खत्म। सुमित्रा लंबी सांस लेती और बहुओं की तरफ देखकर, जाओ बहुओं, अब बहस करने से कोई फायदा नहीं है। बातें खत्म हो गई हो तो रसोई में जाकर रात का खाना बना लो, रात बहुत हो चुकी है। तभी ममता अंदर आती है। उसके हाथ में एक बड़ी ताजी और हरी लौकी है। वो सुमित्रा और रागिनी के पास आती है और मुस्कुराते हुए लौकी रागिनी के हाथों में थमाते हुए, रागिनी बहू, देखो हमारे छत पर जो बेल लगी थी उस पर ये ताजी लौकी उगी थी। लो, इसकी आज रात के लिए अच्छी सी सब्जी बना लो। बहुत बहुत धन्यवाद ममता बहन। आज तो सचमुच हमारे घर में कोई सब्जी थी ही नहीं। दाल चावल के साथ ये ताजी लौकी मिल गई तो सबका पेट भर जाएगा। ममता चली जाती है। रागिनी, कामनी और जानवी रसोई में आती हैं। कामनी उस ताजी और ठंडी लौकी को दरांती से काटते हुए, वाह दीदी, कितनी सुंदर और ताजी लौकी है। काटने में ही इतनी मुलायम लग रही है। सोचो, अगर हम अपने ही खेतों में ऐसी ताजी ताजी सब्जियां उगाएंगे तो हमें रोज खाने को ताजी सब्जियां मिलेंगी और बाजार से खरीदना भी नहीं पड़ेगा। हाँ कामिनी, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी उगाई हुई सब्जी का स्वाद ही कुछ और होता है। दीदी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आंखों के सामने फिर से चक्कर आ रहे हैं। ये रसोई बहुत तप रही है। अरे जानवी, तू फिर से गिर जाएगी क्या? कामिनी, जल्दी से पकड़ इसे। जानवी, तू ऐसा कर, हाथ में 2 बर्तन है उसे रख दे और तुरंत बाहर जाके बरामदे में बैठ जा। यहाँ आँच के पास खड़ी मत हो। हाँ जानवी, तुम बाहर जाओ। ये रसोई सचमुच नरक जैसी तप रही है। यहाँ खड़े रहने से तो अच्छे भले का सिर घूम जाए। तुम बाहर बैठो, खाना हम दोनों बना लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। लड़के कोई काम कर नहीं रहे थे
और घर में राशन खत्म होने की नौबत आ गई थी। एक दोपहर रागिनी, कामिनी और जानवी पूरे परिवार से बातें करते हुए। पिताजी, माँ जी और आप तीनों भी मेरी बात ध्यान से सुनिए। घर में अब खाने को दाना नहीं बचा है। हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। हम तीनों ने फैसला कर लिया है कि हम खेतों में खेती करेंगे ही करेंगे। तुम लोगों की ये हिम्मत! हाँ, एक बार मना कर दिया ना कि खेतों पर कोई नहीं जाएगा, तो फिर से वही रट क्यों लगा रखी है? तुम औरतें अपनी हद में रहना क्यों नहीं सीखती? एक तो आप लोग खुद कोई काम अच्छे से नहीं करते, दिन भर घर पर बैठे रहते हैं। ऊपर से अगर हम कुछ अच्छा करना चाहती हैं, तो हमें ऐसा बोल रहे हो। खेतों में मेहनत करने में क्या बुराई है? रुक जाओ राम, अपनी पत्नियों पर चिल्लाना बंद करो। बहू, अगर तुम तीनों को पूरा विश्वास है कि तुम ये कर सकती हो और घर की दिशा बदल सकती हो, तो मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है। तुम आगे बढ़ो। मुझे वैसे भी अपने निकम्मे बेटों से ज्यादा अपनी बहुओं पर भरोसा है। हाँ बहुओं, तुम्हारी सासू माँ बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। जब मेरे बेटे ही नालायक निकल गए, तो तुम ही इस घर की लाज बचाओ। जाओ और साहूकार से बात करो। ये सुनकर तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं और साहूकार के पास जाती हैं। साहूकार हुक्का गुड़गुड़ाते हुए उन तीनों की तरफ सख्त नजरों से देखते हुए, तो तुम तीनों रामदास की बहुएं हो? यहाँ किस लिए आई हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना कि तुम्हारे ससुर ने जमीन गिरवी रखकर जो कर्जा लिया था, वो आज तक चुकाया नहीं गया है। वो जमीन अब मेरी है। हाँ साहूकार जी, हमें सब पता है। हम यहाँ आपसे वही जमीन मांगने आए हैं। आप वो खेत हमें सब्जियाँ उगाने के लिए दे दीजिए। हम दिन रात मेहनत करके वहाँ फसल उगाएंगे और जैसे ही हमारी सब्जियाँ बिकेंगी, हम पाई पाई करके आपको पूरा कर्जा चुका देंगी। अच्छा, तो अब औरतें खेती करेंगी। सुनो, मुझे तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं है, समझी? साहूकार जी, हम पर भरोसा कीजिए। हम खूब मेहनत करेंगे और आपकी पाई पाई लौटा देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें वो जमीन खेती के लिए दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त याद रखना। यदि तुम लोग सब्जियां उगाकर नहीं बेच पाई और मेरा कर्जा समय पर नहीं चुका पाई, तो तुम्हें अपना ये रहने वाला मिट्टी का घर भी हमेशा के लिए मुझे सौंपना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हमें आपकी ये शर्त मंजूर है साहूकार जी। हम अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा रखती हैं। आप हमें जमीन के कागज दे दीजिए, कल से ही हम काम शुरू कर देंगी। साहूकार उन्हें जमीन के कागज दे देता है। वो तीनों घर आ जाती हैं और अपनी सास ससुर को सारी बातें बताती हैं। वो उनकी बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं, तो वहीं उनके पतियों का मुंह बन जाता है। इन बहू ने अपनी जिम्मेदारी पर साहूकार से खेत के कागज तो ले लिए, लेकिन बदले में साहूकार ने इतनी बड़ी शर्त रख दी। क्या बहुएं अपने बंजर खेत में काम करके उसे हरा भरा बना पाएंगी? क्या वो अपनी रसोई को ठंडा कर पाएंगी, या फिर उनका घर भी डूब जाएगा? जानने के लिए बने रहिए कहानी में हमारे साथ। अगली सुबह रागिनी, कामिनी और जानवी हाथ में फावड़े और झाड़ू लिए बंजर खेत में खड़ी हैं। चारों तरफ सूखी झाड़ियां और पत्थर बिखरे पड़े हैं। तीनों सबसे पहले खेत की सफाई करना शुरू करती हैं। फिर जब खेत साफ हो जाता है, तब कामिनी, दीदी, खेत तो हमने साफ कर लिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है। चारों तरफ धूल उड़ रही है। पौधों को सींचने के लिए पानी उस दूर बहने वाली नहर से ही लाना पड़ेगा। हाँ कामिनी, बात तो सही है। अगर हम बाल्टियों से भरकर इतनी दूर से पानी लाएंगे, तो आधे से ज्यादा समय तो आने जाने में ही निकल जाएगा और हम सब बुरी तरह थक भी जाएंगे। इसके लिए कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी ही होगी। दीदी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक बेहतरीन जुगाड़ है। हम क्या करेंगे कि नहर के ठीक बगल में मिट्टी का एक बहुत ऊंचा टीला बनाएंगे। उस टीले के ऊपर एक बड़ा सा गड्ढा करेंगे और वहाँ से ढलान बनाते हुए अपने खेत तक एक लंबी नाली खोदेंगे। अरे जानवी, ये कैसा अजीब जुगाड़ है? क्या ऊंचे टीले से पानी अपने आप हमारे खेत तक बहकर आ जाएगा? हाँ कामिनी दीदी, ये पूरी तरह वैज्ञानिक तरीका है। जब हम ऊंचे टीले के गड्ढे में नहर से बाल्टियां भरकर पानी डालेंगे, तो ढलान की वजह से वो पानी नाली के जरिए सीधा हमारे खेत के पास बने इस निचले गड्ढे में आकर इकट्ठा हो जाएगा। इससे हमारी मेहनत आधी हो जाएगी। तीनों बहुएं मिलकर नहर के पास मिट्टी का ऊंचा टीला बनाती हैं और नाली खोदकर खेत तक लाती हैं। जानवी टीले पर पानी डालती है और वो पानी तेजी से बहता हुआ खेत के गड्ढे में भरने लगता है। अरे वाह जानवी, तेरा जुगाड़ तो सचमुच काम कर गया। देखो, नाली से बहकर पानी हमारे खेत के गड्ढे में कितनी अच्छी तरह भर गया है। चलो जल्दी से इस गड्ढे को ऊपर से इस मोटे तिरपाल से ढक देते हैं, ताकि पानी भाप बनकर उड़े नहीं और बर्बाद ना हो। अब तीनों बहुएं पुरानी तिरपाल उसके पास लाकर उस गड्ढे और उस नाली को तिरपाल से ढक देती हैं। फिर कामिनी, पानी का इंतजाम तो हो गया। अब जो थोड़े बहुत पैसे हमारे पास बचे थे और जो हमने ममता बहन से उधार मांगे थे,
उनसे हम बाजार से अलग अलग सब्जियों के बीज खरीद कर ले आते हैं और फिर बुआई शुरू करते हैं। तीनों बहुएं बाजार जाकर अलग अलग तरह की सब्जियों के बीज लेकर आती हैं और फिर खेत की गुड़ाई करके मिट्टी में भिंडी, मिर्ची, टमाटर, आलू, प्याज, लहसुन, पालक, गोभी, करेले और लौकी के बीज बोने लगती हैं। सब्जियां बो जाने के बाद रागिनी, खेत में हमें कितना ठंडा लग रहा है, लेकिन अफसोस वापस हमें उसी भट्टी जैसी तपती रसोई में जाना पड़ेगा। तभी सुमित्रा और रामदास भी घूमते हुए खेतों की तरफ आ जाते हैं। सुमित्रा और रामदास अपनी खेती को जोता और बोया हुआ देखकर बड़े खुश होते हैं। फिर सुमित्रा अपनी बहुओं से, बहुओं, शाम हो गई है, चलो अब घर चलते हैं। लेकिन सच बताऊं तो आज मेरा उस तपते हुए घर और गर्म रसोई में जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। वहाँ जाते ही दम घुटने लगता है। माँ जी, मेरे दिमाग में एक बहुत शानदार आइडिया आया है। क्यों ना हम इसी खेत के कोने में पेड़ की छांव के पास अपना एक छोटा सा झोपड़ा बना ले। हम सब यही रहेंगे, हमारी सब्जियों की रखवाली भी हो जाएगी और हमारी रसोई भी एकदम ठंडी और ताज़ी हवादार रहेगी। हाँ, ये विचार तो बहुत ही अच्छा है। चलो, इसके लिए हम अभी से तैयारी शुरू करते हैं। हम आसपास के जंगलों से बांस तोड़कर लाएंगे और इस ठंडी रसोई का ढांचा तैयार करेंगे। रागिनी, कामनी, जानवी, सुमित्रा और रामदास मिलकर जंगलों से बांस लाते हैं और उन्हें गाड़ देते हैं और तारों से बांधकर झोपड़े का बेस तैयार करते हैं। तभी तीनों भाई वहां आकर, अरे अब तुम सब यहाँ खेत में बीचों बीच ये क्या तमाशा खड़ा कर रही हो? ये बांस और लकड़ियां गाड़ कर क्या साबित करना चाहती हो तुम? राम जी, हम अपने लिए एक ठंडी रसोई और रहने का झोपड़ा बना रहे हैं। कम से कम यहाँ उस टिन की छत जैसी जानलेवा गर्मी तो नहीं झेलनी पड़ेगी। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम दूर खड़े रहिए। ये सब एकदम बेवकूफी की बातें हैं। खेत में कोई घर बनाकर रहता है क्या? हम इस फालतू के काम में तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं है। चलो भाई रमेश, हमें तो बहुत भूख लगी है। आज जो मजदूरी के थोड़े पैसे बचे हैं ना, उनसे हम बाहर ही खाना खा लेते हैं। इन औरतों को यहाँ मरने दो। तीनों भाई लापरवाही से हंसते हुए बाजार की तरफ चले जाते हैं। बहुएं बिना विचलित हुए अपना काम जारी रखती हैं। वो छत पर सूखी घास फूस डालती हैं, दीवारों पर टाट की चटाइयां टांगती हैं और उन पर पानी छिड़कती हैं और घर से टूटे मटके लाकर आस-पास रख देती हैं और उनमें पानी भर देती हैं, जिससे पूरी रसोई ठंडी हो जाती है। हमारी झोपड़ी तो बनकर तैयार हो गई। चलो, अब हम अपने घर से रसोई का सारा सामान यही ले आते हैं। अब तीनों बहुएं घर जाकर रसोई का सारा सामान वहां ले जाती हैं और मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर खाना बनाना शुरू कर देती हैं। खाना बनाते हुए रागिनी, आहा कामिनी, जानवी, जरा देखो तो सही। चटाइयों को गीला करने और मटके का ठंडा पानी रखने से हमारी रसोई कितनी ठंडी हो गई है। आज पहली बार चूल्हा जलाने के बाद भी हमें सुकून की हवा मिल रही है। हाँ दीदी, आज हम इस ठंडी रसोई में बैठकर सुकून से खाना बनाएंगे और खाएंगे। रात का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रामदास और सुमित्रा अपनी चारपाई पर बैठे बातें कर रहे हैं। तभी तीनों भाई भी वहां आ जाते हैं। बहुएं सबको खाना परोसती हैं। सभी लोग खेत से आ रही ठंडी ठंडी हवाओं के बीच खाना खाते हैं और बिस्तर लगाकर अपनी झोपड़ी में ही आराम करते हैं। अगली सुबह तीनों बहुएं उठकर अपने खेत में काम में लग जाती हैं। धीरे धीरे कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। खेत में हरी भरी पत्तियां और छोटे छोटे सुंदर पौधे जमीन से बाहर निकल आए हैं। एक दिन रागिनी, कामिनी और जानवी पौधों को देखकर बेहद खुश होते हुए, जरा देखो तो सही, हमारे बोए हुए पौधे कितने अच्छे से उग गए हैं। ये देखो, भिंडी के छोटे छोटे फल भी दिखाई देने लगे हैं और मिर्ची के पौधे भी कितने हरे भरे लग रहे हैं। हमारी मेहनत रंग ला रही है। वाह बहुओं वाह, इस बंजर जमीन पर आज तक कभी ऐसी हरियाली नहीं दिखी थी। तुमने तो इस सूखी मिट्टी में जान फूंक दी भाई। अरे पिताजी, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कोई खजाना मिल गया हो। इन 2-4 पत्तों के उगने से कुछ नहीं होता। फसल को बड़ा करने के लिए अच्छी खाद भी लगती है और बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे थोड़ा ही बाजार में बेचने लायक फल सब्जियां आ जाएंगी। हाँ भाई, ठीक ही कह रहे हैं। बिना महंगी खाद के ये सब पौधे कुछ दिनों में खराब हो जाएंगे और सूख जाएंगे। अगर खाद की जरूरत है तो उसका तरीका भी हमें आता है। कामिनी दीदी, अब समय आ गया है कि हम अपना वो खाद वाला आइडिया यहाँ इस्तेमाल करें। हाँ जानवी, चलो। तीनों बहुएं मिलकर खेत के कोने में एक गड्ढा खोदती हैं। साथ ही वो पूरे गांव की औरतों को सब्जियों के छिलके, पत्ते वगैरह वहां फेंकने के लिए कहती हैं। गांव की कुछ औरतें वहां आती हैं और अपनी टोकरियों से सब्जियों के छिलके उस गड्ढे में डालने लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कामनी फावड़े से उस कचरे को पलटती है, जिससे हल्की बदबू आने लगती है। तभी सरपंच 2 औरतों के साथ वहां पहुंचकर, रागिनी, कामिनी, जरा रुको। ये तुम लोग खेत में क्या गंदगी फैला रही हो? हाँ, गांव की कुछ औरतों ने मेरे पास आकर शिकायत की है कि तुम्हारी इस खाद की वजह से पूरे इलाके में बहुत ही गंदी बदबू फैल रही है। इस काम को तुरंत बंद करो। सरपंच जी,
आप तो बहुत समझदार हैं। मेरी बात सुनिए, ये कोई गंदगी नहीं है, ये तो हमारे पौधे के लिए अमृत जैसी जैविक खाद बन रही है। बस कुछ दिनों की बात है, जब ये पूरी तरह सड़ जाएगी तो इसमें से बदबू आना बंद हो जाएगी और हमारी सब्जियां दुगनी तेजी से बढ़ेंगी। हाँ सरपंच जी, ये पूरी तरह वैज्ञानिक तरीका है। अगर हमारे खेत में अच्छी फसल होगी तो पूरे गांव को ताजी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी। आप तो हमेशा गांव की तरक्की चाहते हैं ना, फिर हमें क्यों रोक रहे हैं? हाँ बहुओं, तुम्हारी बात में तो दम है। तुम लोग गांव की भलाई और अपने परिवार के लिए इतनी मेहनत कर रही हो। ठीक है, ये खाद बनाना फिर तो जारी रखो। सरपंच चला जाता है। कुछ ही दिनों में खाद तैयार हो जाती है। बहुएं उस खाद को अपने खेतों में डालती हैं और कुछ ही दिनों में पौधे बड़े होकर फलों से लद जाते हैं। सुंदर सुंदर लौकी और लाल टमाटर देखकर रागिनी अपनी साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए, दीदी देखो, हमारी मेहनत सफल हो गई। कितनी बड़ी बड़ी लौकियां, भिंडी, मिर्च, धनिया, गोभी, करेले और लाल लाल टमाटर से हमारे खेत भर गए हैं। उसी समय एक दही वाला वहाँ से आवाज लगाते हुए जा रहा था। उसे जाता देखकर सुमित्रा दही वाले से, अरे दही वाले भैया, जरा इधर आना, मुझे दही तो दे देना। दही वाला वहाँ आता है और उन्हें दही देता है और फिर हरे भरे खेतों को देखकर, अरे वाह, कितनी अच्छी सब्जियां लग रही हैं यहाँ पर। आप तो ऐसा कीजिए कि मुझे दही के पैसों के बदले थोड़ी ताजी सब्जियां दे दीजिए। तीनों बहुएं खुशी से दही के बदले थोड़ी ताजी सब्जियां तोड़कर दही वाले को दे देती हैं। और तभी सुमित्रा अपनी बहुओं से, अरे बहू, इस दही में कड़ी डालकर ठंडा ठंडा रायता और साथ में दाल चावल बना, ठंडा खाने का मजा आएगा। तीनों बहुएं रसोई में जाती हैं और दही का ठंडा ठंडा रायता, सब्जी, दाल, चावल, रोटी बना लेती हैं। तब तक बेटे भी बाजार से वापस आ जाते हैं। सभी लोग मिलकर रसोई में ठंडी हवाओं का मजा लेते हुए खाना खाते हैं। जैसे जैसे गांव की औरतों को हरी और ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में पता चलता है, वो तीनों बहुओं के पास आकर सब्जियां खरीदने लगती हैं और इस तरह उनकी सब्जियां बिकने भी लगती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रागिनी चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी चूल्हे के सामने बैठकर सब्जियां काटती सुमित्रा अपनी बहुओं से, बहुओं, तुमने रसोई तो ठंडी बना ली, लेकिन इस चूल्हे की आग से अभी भी गर्मी लगती है। हाँ माँ जी, आपकी बात सही है। वैसे जानवी, जरा वो सोलर पैनल वाला आइडिया बताओ। हाँ दीदी, हम बाजार से एक छोटा सोलर पैनल, एक बैटरी और एक इंडक्शन चूल्हा खरीद कर लाएंगे। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होगी और उससे इंडक्शन चूल्हा चलेगा। फिर हमें इस तपते हुए चूल्हे को जलाने की और लकड़ी लाने के लिए दूर जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना धुएं के हमारी रसोई हमेशा ठंडी रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो सब्जियां बेचकर जो थोड़े पैसे आए हैं, हम कल ही अपनी रसोई को उन पैसों से आधुनिक बना लेते हैं। अगले ही दिन बहू बाजार जाती है और सोलर पैनल खरीद कर लाती है और उसे खेत के झोपड़े की छत पर लगा देती है। फिर इंडक्शन को उससे कनेक्ट करके उस पर खाना बनाने लगती है। बचे हुए पैसों से वो एक पंखा भी अपनी झोपड़ी में लगा देती है। इंडक्शन पर खाना बनाते हुए रागिनी, क्यों ना हम अपने इस खेत के एक हिस्से में पौधों की एक सुंदर नर्सरी खोल लें। हम यहाँ तरह तरह के पौधे उगाकर बेचेंगे और कामिनी की बनाई खाद भी बेचेंगे। इससे हमारी आमदनी और बढ़ जाएगी। बहू मिलकर एक सुंदर नर्सरी भी तैयार कर लेती है और एक दिन ममता गांव की कुछ औरतों के साथ वहां आकर, रागिनी बहू, कामिनी, तुम्हारे खेत के पौधे और सब्जियां इतनी अच्छी है कि पूरे गांव की औरतें तुमसे ये पौधे और तुम्हारी बनाई हुई जैविक खाद खरीदना चाहती है। क्या तुम हमें ये दे सकती हो? क्यों नहीं ममता बहन। बहुएं उन्हें खाद और सब्जियां दोनों ही पैक करके बेच देती हैं। इस तरह दिन गुजरते हैं और उनकी जैविक खाद और ऑर्गेनिक सब्जियां खूब बिकती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब तीनों भाई बाजार से लौट रहे थे तो गांव वाले उन्हें देखकर आपस में बातें करते हुए, देखो देखो गीता बहन, इन तीनों भाइयों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। इनकी बहुओं ने बंजर खेत को हरा भरा कर दिया, सोलर पैनल लगाकर ठंडी रसोई बना ली और ये तीनों ऐसे बेशर्म है कि आज भी निकम्मे घूम रहे हैं। इनसे तो कोई मेहनत ही नहीं होती। राम, श्याम और रमेश वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब जिस गली में भी वो जाते, लोग उन्हें ताने मारते, भला बुरा कहते और उनकी बुराई करते। कोई भी उनसे बात करना पसंद नहीं करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। गांव वालों के व्यवहार से राम, श्याम और रमेश पूरी तरह टूट चुके थे। भाई, गांव वाले गलत नहीं कह रहे। हमारी पत्नियों ने सचमुच में मेहनत की है और हम आज तक अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे। हमें शर्म आनी चाहिए। हमें उनके साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करना ही होगा। सही कहते हो भैया। चलो आज के बाद हम भी अपनी पत्नियों के साथ मिलकर उनके साथ काम करेंगे। यही सोचकर तीनों भाई तुरंत अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो अपने खेत पहुंचते हैं, तभी साहूकार दो लठैतों के साथ खेत पर आ धमकता है। उसके हाथ में कर्जे के कागजात हैं। वो रामदास और बहुओं के सामने आकर चिल्लाता है, रामदास, बहुत दिन हो गए भाई तुम्हारी बहुओं का नाटक देखते हुए।
आज कर्जा चुकाने का आखिरी दिन है। मुझे मेरे पूरे पैसे अभी के अभी चाहिए, वरना अपनी इस ठंडी रसोई को छोड़ो। ये घर, खेत सब खाली करके यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ठहरिए साहूकार जी, अब आपको चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बहुओं की मेहनत और हमारी सब्जियों की बदौलत आज हमारे पास आपका पूरा कर्जा चुकाने के पैसे तैयार हैं। ये लीजिए अपनी पाई पाई, और हमारे खेत के कागज हमको वापस कीजिए। रामदास साहूकार के हाथ में पैसों की थैली थमा देता है। साहूकार पैसे गिनकर हैरान रह जाता है और चुपचाप कागजात सौंपकर वहां से चला जाता है। तीनों भाई अपनी अपनी पत्नियों से माफी मांगते हैं और अपनी पत्नियों का साथ देने का वादा करते हैं। और इस तरह ठंडी ठंडी हवाओं के बीच ठंडी रसोई में अपने खेतों की सब्जियां, रोटी और चावल के साथ खाते हुए कहानी सुखद मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने हिम्मत और बुद्धिमानी से किस तरह बहुओं ने अपनी रसोई को ठंडा किया और अपने जीवन को बदल दिया। यदि आप उनकी जगह होते तो क्या करते? कमेंट करके हमें बताइए।